नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर पर। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस की अहम बैठक। पूर्व विधायकों के साथ मंथन करेंगे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू। बैठक में बुलाए गए तकरीबन 100 पूर्व विधायक। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर किया जाएगा मंथन। बड़ी खबर आ रही है इस समय राजधानी लखनऊ से। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व विधायकों के साथ मंथन करेंगे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू। इस बैठक में बुलाए गए तकरीबन 100 पूर्व विधायक। 2022 की तैयारियों को लेकर किया जाएगा मंथन। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस की अहम बैठक। पूर्व विधायकों के साथ मंथन करेंगे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू। बैठक में बुलाए गए 100 पूर्व विधायक। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर किया जाएगा मंथन। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां तेज हो चली हैं और इसी को लेकर आज राजधानी लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर एक अहम बैठक लेने जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आने वाला है 2022 का, उसको लेकर न केवल कांग्रेस बल्कि सभी पार्टियां अभी समय अपना फाइनल अगर कहा जाए तो वो शुरू कर दिया है उन्होंने। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने आज पूर्व विधायकों की एक बैठक बुलाई है। इसमें जो चुनाव है उन पर मंथन किया जाएगा। और खास बात यह है कि जो पुराने विधायक हैं उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए ये बैठक बुलाई गई है कि आखिर किस तरह से चुनाव जीता जाए या क्या रणनीति बनाई जाए। क्योंकि इस समय कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में सभी को पता है कि कहा जाए कि अगर बहुत अच्छी नहीं है तो गलत नहीं होगा। इसलिए पूर्व विधायकों को इसीलिए बुलाया गया है कि उनके अनुभवों का लाभ उठाया जा सके। जी बिल्कुल नीरज जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने वाली है कि आज हालांकि राहुल गांधी भी 11 बजे एक मीटिंग बुला रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन वो वैक्सीनेशन और कोरोना मैनेजमेंट को लेकर है। लेकिन उसके बाद भी अगर इन दोनों चीज़ों को हम कनेक्ट करके देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 सबके दिमाग में है इस समय। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत इसमें पूरा झोंक रही हैं और कांग्रेस भी पीछे नहीं हटना चाहती, क्योंकि अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष हैं तो कांग्रेस के। और ये भी तमाम तरह की बातें हैं कि इनसे तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज हैं और इस वजह से तमाम बड़े लोगों ने पार्टी भी छोड़ी। लेकिन इस बात को साफ संदेश देने के लिए अजय कुमार लल्लू ने ये बुलाया है कि जो पूर्व और वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, वो सब उनके साथ हैं। और इसलिए 100 से अधिक विधायकों को उन्होंने बुलाया है जो कि पूर्व में विधायक रहे और सत्ता उन्होंने देखी है और उनके अनुभवों का लाभ अधिक से अधिक आने वाले पीढ़ी को मिल सके या जो कांग्रेस के युवा नेता हैं उनको मिल सके। इसके लिए उन सभी को आमंत्रित किया गया है और उन सभी से बातचीत की जाएगी। जी बिल्कुल नीरज जी, जैसा कि अभी आपने भी बताया, जितेंद्र प्रसाद का हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, तो नाराजगी जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ में है उसे तो दूर किया ही जाएगा। साथ ही साथ क्या ये कोशिश भी की जाएगी कि अपने तमाम मसले इस बैठक में सुलझाए जाएं और अब कोई नाराजगी लेकर कम से कम पार्टी ना छोड़े? जी हाँ, बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं जो कि अब 2022 तक रिस्क नहीं लेना चाहती कांग्रेस। क्योंकि जिस तरह से अगर कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है जो कि पुराने समय से जुड़ा हुआ है तो उसका प्रभाव तमाम कार्यकर्ताओं पर पड़ता है और उसके साथ भी तमाम कार्यकर्ता चले जाते हैं। उस जगह से पार्टी की काफी दिक्कत हो जाती है। तो इन सभी मसलों को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई है। तमाम कार्यकर्ता जुटेंगे, इसके अलावा पूर्व विधायक जुटेंगे और कई पूर्व एमएलसी भी आएंगे, जिससे उनके अनुभवों का लाभ लिया जा सके। उन सबसे बातचीत की जाएगी और उनकी बात युवा नेताओं से भी कराई जाएगी कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है और ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव जीता है और किस तरह से जीता है और क्या क्या बातें हैं। ये तमाम चीजें आज की बैठक में निकल के आएंगी कांग्रेस। जी बिल्कुल नीरज जी, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अहम बैठक बुलाई गई है प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के द्वारा। तकरीबन 100 पूर्व विधायकों को यहां पर बुलाया गया है और साथ ही साथ जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
अब आइए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी दूर करेगी भाजपा, किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी भाजपा। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में लिया गया अहम फैसला। पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए चलाए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। चुनाव में अपने विकास कार्य के सहारे मैदान में उतरेगी भाजपा। विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने के लिए सरकार का एक्शन प्लान तैयार। बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ से पश्चिम यूपी में किसानों की नाराजगी दूर करेगी भाजपा, समस्याओं का समाधान करेगी भाजपा। तो वही आपको बता दें, कोर कमेटी की बैठक में लिया गया अहम फैसला। पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए चलाए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। चुनाव में अपने विकास कार्य के सहारे मैदान में उतरेगी भाजपा। विपक्ष के मुद्दों का भी जवाब देने के लिए सरकार का प्लान तैयार। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से भाजपा के खिलाफ पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन इस समय चल रहा है। हालांकि अब ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सिमट कर रह गया, लेकिन फिर भी किसानों के मुद्दे पर यह आंदोलन है, कृषि बिल के खिलाफ यह आंदोलन है। और अब किसानों को ही ध्यान में रखते हुए भाजपा कई कार्यक्रम यहां पर चलाने वाली है। और जाहिर सी बात है, इसके हम कह सकते हैं कि इस पर भी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ही ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उमंग, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के बीजेपी ने तैयारी कर ली और कमर कस लिए। पूरे देश में जिस तरीके से किसानों में रोष है भाजपा सरकार को लेकर के, वो साफ साफ जाहिर देखा जा रहा है। और इसी को लेकर के विपक्ष कई बड़े मुद्दे तैयार किए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएगा। प्रियंका गांधी ने भी आज आदित्यनाथ योगी को एक पत्र लिखा है और कहा कि गेहूं की खरीद की मांग बढ़ाई जाए। और प्रियंका ने योगी को लिखा है कि जो गेहूं इस साल जो कुल उत्पादित जो है वो 14% हिस्से ही सरकार से खरीदारी हुई है। मतलब जो टोटल गेहूं की बात करें खरीदारी की, सिर्फ 14% ऐसा है जिसमें सरकारी खरीद हुई है। और विपक्ष के पास ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार पे लगाया जाएगा कि जैसे गांव में क्रय केंद्र सब बंद है, किसानों से गेहूं कम खरीदा जा रहा है, किसानों को कमर तोड़ महंगाई से राहत देने के लिए गेहूं की खरीद बढ़ाई जानी चाहिए और क्रय केंद्रों पर 15 जुलाई तक किसानों से गेहूं की खरीद की गारंटी दी जानी चाहिए। इस तरह के मुद्दे लेकर के कांग्रेस ने बिल्कुल कमान कसी है उत्तर प्रदेश सरकार पे। और समाजवादी पार्टी के पास भी बहुत बड़ा हथियार है किसानों को रोष को लेकर के। इसको लेकर भाजपा की जो कोर कमेटी है उसमें यह फैसला लिया गया है कि जो किसान है उनकी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। खास तौर से पश्चिम यूपी में किसानों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल चंद्रसेन जी, और जाहिर सी बात है इसकी पृष्ठभूमि में कल जो कोर कमेटी की बैठक उत्तर प्रदेश के सियासी हालातों पर हुई थी, जिसमें बीएल संतोष और राधा मोहन जी भी शामिल थे। उन्होंने संघ, संगठन और मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। इसी बैठक में शायद ये निर्णय लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस समय पूरी तरीके से जो केंद्र की सरकार है या केंद्र का नेतृत्व है उसने उत्तर प्रदेश पर फोकस कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो 404 है, जिसमें एक राज्यपाल मनोनीत करते हैं। मतलब 403 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है। इसको लेकर सरकार और संगठन में कवायद चल रही है। बड़े जो नेता है वो उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और दो बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार के सामने चैलेंज है। पहला मुद्दा तो कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के जो छवि खराब हुई है उसको लेकर है। दूसरा किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या उतर की किसानों के, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के जो बैठक चली फिर निर्णय लिया गया कि सबसे पहले किसानों की नाराजगी को दूर किया जाए, गेहूं की जो खरीद है उसको बढ़ाया जाए, जो गांव में क्रय केंद्र बंद हैं किसानों के उनको खोला जाए और क्रय केंद्रों को 15 जुलाई तक किसानों की जो खरीद है उस पर गारंटी दी जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस किसानों पे है। अभी जो आंदोलन हो रहे थे उनमें किस तरीके से राहत दी जा सकती है और किसानों को वापस कैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ा जा सकता है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल चंद्रसेन जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने वाली है। कृषि आंदोलन जब अपने चरम पर था उस समय कई किसान नेताओं ने, भले ही दबी आवाज में, कईयों ने तो खुले में भी कहा था कि सरकार ने किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए जो कमेटी बनाई है, उनकी कहीं ना कहीं मांग उठी थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आगे किया जाए, फ्रंट में उन्हें लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह का एक बहुत बड़ा कद है। उन्हें लेकर क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं? राजनाथ सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं और खासतौर से वो जमीनी नेता हैं और वो किसानों के नेता ही माने जा रहे हैं। और उनका उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग और तबका जो है और खासतौर से किसान वर्ग में बहुत लोकप्रिय माने जा रहे हैं। इसीलिए एक हमेशा मांग उठती रही है कि किसान को आंदोलन
जो है उसको अगर शांत किया जा सकता है, उनकी बातें समझी जा सकती हैं, उनको वापस भारतीय जनता पार्टी को मोड़ा जा सकता है, तो सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह है, जिनकी बहुत बड़ी पकड़ और मजबूत पकड़ है किसानों के बीच में। इसलिए कार्यकर्ता और संगठन हमेशा ये चाहता था कि राजनाथ सिंह को इस किसानों के आंदोलन में आगे लाया जाए, उनको ही बातचीत के लिए किसानों के बीच में ले जाया जाए। ये मांग उठती रही है संगठन और कार्यकर्ताओं की ओर से। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए नजर डालते हैं राजधानी लखनऊ से आ रही एक और बड़ी खबर पर। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से 2022 चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की तैयारी। पुराने फॉर्मूले पर ही सपा की नई रणनीति। वैश्यों को जोड़ने के लिए होगा व्यापारी सम्मेलन। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से 2022 की चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की तैयारी। पुराने ही फॉर्मूले पर सपा ने बनाई नई रणनीति। वैश्य वर्ग को जोड़ने के लिए व्यापारी सम्मेलन का भी किया जाएगा आयोजन। बड़ी खबर आ रही है इस समय राजधानी लखनऊ से। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और इन्हीं तैयारियों के साथ अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में आ चुकी है। पुराने फॉर्मूले पर नई रणनीति बनाई गई है। ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की कवायद यहां पर की जा रही है और साथ ही साथ वैश्य वर्ग को साधने के लिए व्यापारी सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक जी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से तमाम पार्टियां आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी के लिए अपनी कमर कस चुकी है, तो वही अब समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। ब्राह्मण और वैश्य वोट को साधने के लिए पुरानी ही हम कह सकते हैं कि रणनीति पर उसको एक नया कलेवर देकर साधने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल उमंग जी, देखिए जो पंचायत के चुनाव हुए थे और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन था और उसके बाद समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों से आने वालों का जिस तरह से तांता लगा हुआ है, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी के लोगों का। अभी 11 से 12 विधायक बीएसपी के समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। कुछ दिनों पहले ही मुलाकात हुई थी। वो नेता जो बहुत पहले समाजवादी पार्टी से नाराज होकर के बसपा में चले गए थे, वो लौटकर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। तो एक माहौल समाजवादी पार्टी मान रही है कि वो बीजेपी के स्वाभाविक विकल्प के तौर पर उभरी है। पंचायत चुनाव के नतीजों से उसका उत्साह और ज्यादा बढ़ा है और वो इस बात को देख रही है कि जो ब्राह्मण वर्ग है उत्तर प्रदेश में लगभग 13 से 14% जिसकी पॉपुलेशन है, जिसके मतदाता हैं, वो बीजेपी से नाराज चल रहा है, सरकार से नाराज चल रहा है। उनको साधने के लिए जो बीजेपी का बेस वोट रहा था कई समय से, लगभग कई दशक से बीजेपी का बेस वोट रहा था ब्राह्मण, वो इस वक्त अगर समाजवादी बीजेपी से नाराज है तो उसको किस तरह से तोड़कर समाजवादी पार्टी में लाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा सीटें दे करके या और किसी तरह से उनको मना करके, इस रणनीति पर काम हो रहा है। जो खबर निकल कर आई है उसमें यह है कि इस बार ब्राह्मण समुदाय के लोगों को बीजेपी समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की कोशिश करेगी, जो अभी तक समाजवादी पार्टी के वोटर नहीं माने जाते थे। तो ये एक रणनीति समाजवादी पार्टी की है। अगर वो भाजपा से टूटते हैं तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, दो तरफा फायदा है। इसके अलावा वैश्य जो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं उनको तोड़ने के लिए भी व्यापारी सम्मेलन जगह जगह कराए जाने की रणनीति बना रही। तो एक तरह से बीजेपी का जो परंपरागत वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। बाकी उसके ऊपर जो उनके अपने मतदाता हैं उनको जोड़ा जा रहा है। तो ये जो जातीय समीकरण है समाजवादी पार्टी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देकर के काम कर रही है और वो ये मानती है कि वो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक विकल्प है। इसलिए जो नाराजगी लोगों की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उसको मिले, इसको देख करके सारी रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल विवेक जी, लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से ब्राह्मण और वैश्य वर्ग को तरजीह दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ब्राह्मणों को हमेशा से तरजीह दी जाती क्योंकि ये ऐसा समुदाय है जो एकजुट होकर के वोट देता है। 2007 में जो मायावती की बहुमत से सरकार बनी थी उसमें ब्राह्मणों का विशेष योगदान था। ब्राह्मणों को उन्होंने लगभग 30-35% टिकट दिए थे। उसके बाद जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो जो उनके परंपरागत वोट थे उसमें जब ब्राह्मणों का वोट जुड़ा तब समाजवादी पार्टी की अपने अकेले दम पर सरकार बनी और जो बीजेपी की सरकार बनी उसमें भी एक तरफा एक मुश्त वोट ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी को 2017 में, 2014 में, इससे पहले 2019 में पड़ा था। तो ये एक बहुत एकमुश्त वोट बैंक है जो एक तरह से सोचता है, संगठित होकर वोट देता है और कभी भी इधर का उधर पलटने में सक्षम है कि उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर ब्राह्मण मतदाता हैं जो परिणामों को प्रभावित करते हैं।
इसलिए ये एक मेजर चंक समझ में आ रहा है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि बाकी के जो ओबीसी का वोट है या जो मुस्लिम बिरादरी का वोट है वो तो समाजवादी पार्टी के साथ है। ये उसमें जब कुछ एडिशनल हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारी सरकार बनेगी नहीं। और इस लिहाज से सबसे उनका टारगेट ब्राह्मण वोट है जो बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी से निकलकर अगर वो वहां जाता है तो उनको फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। इस रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी काम कर रही है। जी बिल्कुल विवेक जी, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन आइए पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं महोबा से आ रही बड़ी खबर पर। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश का महोबा जिला हुआ कोरोना मुक्त। मुख्यमंत्री योगी ने जिले के अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को दिया इसका श्रेय। महोबा को बताया प्रेरणादायक जिला। आपको बता दें, एक सप्ताह और कोरोना मरीज ना मिलना जिले के लिए काफी लाभदायक होगा और उसे पुरस्कृत किया जाएगा। महोबा जिला उत्तर प्रदेश का कोरोना मुक्त हुआ। सीएम योगी ने अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को इसका श्रेय दिया। महोबा को बताया प्रेरणादायक जिला। एक सप्ताह और अगर कोरोना मरीज नहीं मिलते हैं तो ये जिला होगा पुरस्कृत। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश का महोबा जिला इस समय कोरोना मुक्त हो चुका है। आइए नजर डालते हैं मथुरा से आ रही बड़ी खबर पर। बड़ी खबर मथुरा से, दबंगों ने गर्भवती महिला से की जमकर मारपीट। लाठी और डंडों से की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है लगातार वायरल। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस समय कमेटी के पैसों की गारंटी को लेकर हुई थी कहासुनी। मथुरा से बड़ी खबर, दबंगों ने गर्भवती महिला से लाठी और डंडों से की जमकर मारपीट। मारपीट का लाइव वीडियो आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कमेटी के पैसों की गारंटी को लेकर हुई थी कहासुनी। मैं कहतनी जे डाल रहा के मैं बचावे गई थी, फिर मैं भी डाल नहीं सकने। उसके पापा आए, उसके बचोरा हो और दोनों मर्द भाई मम्मी चोरी और ये उसकी बहू जेठ की चोरा ही बहू। किसने मारपीट किया तुम्हारे साथ? बाप बेटन ने और बाकी वो भैया तो कहवा ने। नाम बताइए। अंकित और तो कह बुआ को नाम जग्गो और तो कह चोरा का नाम बिमल और बच्चों बहू ने मेरी चुटिया पकड़ ला रहा कि यहाँ तो चोरा नहीं मेरी लात। अब आइए एक बार नजर डालते हैं ताज नगरी आगरा से आ रही बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आगरा से, तेंदुओं ने किया एक 15 वर्षीय बच्चे पर हमला। बच्चा बताया जा रहा है घायल। तेंदुए ने घर के अंदर घुसकर किया हमला। बनाने के लिए बेटा पाया। इस मामले में आपने वन विभाग को सूचना दी? नहीं, मालूम नहीं पड़ी हमें। या प्रशासन की तरफ से कोई? नहीं। मैं यहाँ पर टहल रहा था, जो भीतर आया, भीतर देखा तो यहाँ पर किचन के यहाँ इस गेट पे खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर खड़ा हुआ था, यहाँ पर वो लेटा हुआ था। तो मैं यहाँ से भागा हूँ तो इस जगह पर उसने यहाँ पर पकड़ लिया, उसने हाथ मार दिया पहिया। तो यहाँ पर आके मैं गिर पड़ा हूँ। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि कानपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां बीते दिनों रहस्यमय ढंग से मूक बधिर आदित्य गुप्ता संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था और कल अचानक अब्दुल कादिर बनकर लौटा। उसके लौटने के बाद धर्म परिवर्तन की बात सामने आई। तो वहीं इस पूरे मामले में आदित्य के पिता ने बताया कि वो मार्च में दिल्ली गया था, जिसके बाद वो कल वापस आया, जहां उसका नाम अब अब्दुल कादिर हो गया है। उसके धर्म परिवर्तन के बारे में घर से बरामद कन्वर्जन सर्टिफिकेट के माध्यम से जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में सारे दस्तावेज देते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। नहीं बता सकते कैसे हुआ उसका। नहीं, क्या करता है, पढ़ाई लिखाई क्या कर रहा है? इंटर पास किया था, इंटर पास करने के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया था। इसके बाद लॉकडाउन में पेपर नहीं हुए थे, तब से वो उसमें माइंड वेस्ट हो गया। माइंड उसमें घर पर कैसे कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया था। आपको बता दिया? बता के नहीं गया था, चला गया था। फिर जब वापस आया था फिर ये 10 मार्च को लापता हो गया था। लापता हो गया तो उसके बाद फिर क्या हो? हमने उसकी एफआईआर करा दी थी, कल्याणपुर थाने में उसकी दर्ज है। अभी जब घर में रहता है तो क्या मुस्लिम धर्म का पालन करता है कि क्या करता है? अभी कल आया है ना, अभी वो थका हुआ है, उससे ज़्यादा बात नहीं की। हाँ, मतलब पुलिस ने रेस्क्यू करा के लिया?
हाँ? पुलिस ने छुड़वा करके नहीं 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 तो वहीं आपको बता दें कि संभल में बिजली चेकिंग के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल कोतवाली संभल क्षेत्र के कोटगरवी में बिजली चोरी की सूचना पर विजिलेंस टीम चेकिंग करने पहुंची थी। इसी दौरान धक्का मुक्की में बुजुर्ग की मौत हो गई। तो वहीं इस घटना के बाद विजिलेंस टीम मौके से भाग खड़ी हुई। इधर बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया और फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। तो यहाँ आपको बता दें कि कानपुर देहात में छोलापुर गांव में जमीन से सोने के सिक्के निकलने का एक मामला सामने आया। दरअसल गांव में ही एक मंदिर के पास जेसीबी से कच्चे रास्ते की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान जमीन से एक घड़ा निकला जिसमें से सोने के सिक्के बरामद हुए, जिसे देखकर जेसीबी चालक की आंखें खुली की खुली रह गई। जेसीबी चालक सोने के सिक्के लेकर मौके से फरार हो गया। तो वहीं इसी दौरान मौके पर मौजूद गांव के एक युवक ने भी कुछ बचे सिक्के अपने पास छुपा लिए। तो वही घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गांव के युवक से सिक्के बरामद किए, साथ ही फरार जेसीबी चालक की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने 73 सिक्के बरामद कर लिए हैं। आज सुबह 9:30 बजे के आसपास थाना राजपुर क्षेत्र के छोलापुर गांव में एक मंदिर को जाने वाली सड़क पर जेसीबी से मिट्टी खुदाई का काम चल रहा था। सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था। उसी बीच मिट्टी से एक कच्चा घड़ा, जो मिट्टी का घड़ा था, वो मिला है। उसमें से 73 सिक्के जो चांदी के बताए जा रहे हैं बरामद हुआ है। वो करीब 100 साल पुराने बताया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से पुरातत्व विभाग को सूचना कर दी गई है। यहाँ पे खुदाई हो रही थी, एक इतना बड़ा मटका निकला था, उसमें कुछ पीले पीले कलर के सिक्के थे और एक वहाँ पे निकला था, उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद से सिक्के थे, इतना छोटा था। तो वो सिक्के किसने उठाए? वो ड्राइवर ने। ये बता रहे कि पैसा निकला है कुछ घड़ा और एक चोकड़ी, उसमें बता रहे थे ड्राइवर के पास, मतलब गाड़ी में 40 रुपये मिले। जब पुलिस वाले ने ज़्यादा कहा सुना तो उसको पहले तो 2 रुपये लाना था, फिर 4 रुपये। जब ज़्यादा कुछ हड़काया तो 40 रुपये मौजूदा। हम लोग मतलब काफ़ी लोग थे। अच्छा, ये किसकी जगह है? पहले क्या कुछ लोग रहते थे क्या यहाँ पर? हमारी जगह है, हमारे माता पिता मतलब बहुत बुजुर्ग लोग रहते थे। आज के तीन पीढ़ी के पहले वाले वो लोग रहते थे। अच्छा, तो फिर इस चीज़ की आपने पुलिस को जानकारी दी? पुलिस आई यहाँ पर अगर तो क्या कार्रवाई की? पुलिस की जानकारी तो हम तो दे नहीं, कैसे उनके मिल गई कहा भाई, पहले हमें देखने नहीं आई किन की जगह में किन की। जब पुलिस आई तब जानकारी। ये बता रहे कि पैसा निकला है कुछ घड़ा और। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।